गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द टेक्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, अभी जैसे बजट अनाउंस हो चुका है, तो बजट 2024-25 से काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें से कुछ टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें बात है कि न्यू टैक्स रिजाइम की, कि आखिरकार जो टैक्स का नया स्लैब हमारे लिए जारी किया गया है वो क्या है। इस पे हम डिटेल्ड में बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, ये कैलकुलेशन करके भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, साथ में हम देखेंगे कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम, एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है, और एंजल टैक्स समाप्त किया गया है, तो एंजल टैक्स क्या है। और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वैसे क्वेश्चंस मैंने आज बनाए नहीं है, आज मैं सिर्फ आपसे बात ही करने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको सारे अपडेट्स इस चैनल से संबंधित मिलने लगते हैं, अदरवाइज मिल नहीं पाते हैं। आप सब्सक्राइब करके चले जाते हैं, आगे के कोई अपडेट आपको मिल नहीं पाते हैं। बाकी आप मेरे चैनल टेक्नोफेयर बाय केएस सर के से जरूर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ भी आपको इसकी मिल जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके इनकम टैक्स स्लैब की, इसके बाद बाकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए, नया टैक्स रिजाइम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, परेशान मत होइएगा, मैं इसको अलग से बात करूंगा। तो पिछले साल भी टैक्स में कुछ चेंजेस किए गए थे, इस बार भी टैक्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो दोनों में हम देखेंगे कि न्यू और ओल्ड रिजाइम क्या है टैक्स का। तो देखिए, अभी वर्तमान में क्या है, टैक्स में क्या किया गया है। टैक्स में देखो, 0 से 3 लाख तक का जो टैक्स है वो आपका नील है। अगर आपकी इनकम 3 लाख के अंदर है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। ठीक है, और अगर आपकी इनकम 3 से 7 लाख के अंदर है तो आपको 5% का टैक्स देना है। लेकिन ध्यान देना, इसमें भी आप देखें कि अगर 7 लाख तक का आपका इनकम है तो इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, उन डिडक्शंस को भी आप अगर इंक्लूड करेंगे तो आपको कुछ टैक्स 7 लाख तक भी नहीं देना है। बट जो स्लैब है, हम स्लैब की बात कर रहे हैं, हम यहाँ डिडक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा कि कोई आपसे कहता अच्छा 7 लाख तक का टैक्स होता है तो कोई इनकम हो रही तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहाँ पर सर तो बता रहे हैं कि 3 से 7 लाख के बीच में 5% टैक्स होता है, तो एक्चुअल में स्लैब यही है। लेकिन इसमें जो डिडक्शंस होते हैं, उन डिडक्शंस को जब आप इंक्लूड करेंगे, अभी मैं बात करूंगा, दिखाऊंगा आपको कैलकुलेट करके, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद में 7 से 10 लाख तक के बीच की अगर आपकी इनकम है, अगर 7,01,000 रुपए भी आपकी इनकम हो गई, 7,01,000 रुपए भी आपकी इनकम हो गई, तो आप किस स्लैब में आ जाएंगे, आप 10% के स्लैब में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लेते हैं आपकी इनकम 10 से 12 लाख के बीच है तो आप 15% के स्लैब में आ जाएंगे। अगर आपकी इनकम 12 से 15 लाख के बीच है तो आप 20% के इनकम टैक्स के स्लैब में आ जाएंगे, और मोर देन 15 लाख अगर आपकी इनकम है तो आप 30% की इनकम टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। लेकिन इसमें और इसके साथ कुछ और है कि यहाँ जो है, जो डिडक्शंस थे इसके अंतर्गत, जो आपको पहले मिलते थे एम्प्लॉयज को 50,000 मिलते थे, उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया, मतलब 25,000 डिडक्शंस, मतलब इसमें भी कर की छूट मिलेगी। साथ ही जो फैमिली पेंशन में डिडक्शंस थे उनको 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। और भी बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, अभी उन पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, कुल मिला के ये भी देखेंगे कि आपको ये 17,500 रुपए का बेनिफिट कैसे हो रहा है, इसको भी हम देखेंगे। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा पहले भी तो कुछ ऐसे ही था कि मतलब 3 से 7 की 3 लाख तक नील था, 3 से 7 के बीच में, 3 से ऊपर हमें 5% देना पड़ता था, कुछ ऐसा इस तरह से कुछ सुना सुना लगता होगा आपको ना। तो आखिरकार इस बार चेंज क्या किया है, तो आइए देख लेते हैं ओल्ड डिजाइन और नए में क्या चेंज है। देखो, इधर वाला जो आपका लिखा हुआ 2023-24 का है, ये ओल्ड हो गया आपका। ठीक है, ये ओल्ड हो गया, और ये आपका 24-25 का है, ये हो गया आपका न्यू। ठीक है, तो अब आप इस हिसाब से देख लीजिए, ये जो लाइन है, ये रेड लाइन में बना दे रहा हूँ, इधर वो एक तरफ ओल्ड है, एक तरफ न्यू। ठीक है, अब ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, पहले क्या था, आपका 3 लाख तक का, मतलब 0 से 3 लाख तक का आपका स्लैब नील था, अभी भी नील है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है ये दोनों में। देखो, अप टू 3 लाख नील, अप टू 3 लाख नील, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप 3 से 6 लाख के बीच में जाते हैं तो पहले आपको 5% देना पड़ता था। अभी आप क्या है, अभी अगर आप 3 से 7 लाख के बीच जाते हैं तो 5% का, मतलब 1 लाख का गैप और बढ़ा दिया गया है। पहले आपको 3 से 6 लाख के बीच में आपको देना पड़ता था। अब ध्यान ध्यान दीजिए कैसे बेनिफिट हो रहा है। सपोज दैट कि पहले आपकी इनकम थी 7 लाख, यहाँ कैलकुलेशन देखिएगा, इधर मैं समझाता हूँ। पहले मान लेते हैं कि आपकी इनकम ओल्ड रिजाइम में 7 लाख रुपए थी, तो 3 लाख तक का तो आपका जीरो हो गया टैक्स। ठीक है, 3 लाख तक का टैक्स हो गया आपका जीरो, ध्यान से देखिएगा मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, और 3 से 6 के बीच में आपको देना पड़ता था, 3 से 6 के बीच में मतलब 3 लाख पर, 3 लाख पर आपको देना पड़ता था 5%। ठीक है, तो कितना हो जाता था आपका 15।
ठीक है, आपका 15,000 हो गया। ठीक, लेकिन फिर 6 से, ये चूंकि 7 लाख आपकी इनकम है ना, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 लाख। अब 1 लाख पे आपको 10% देना पड़ जाता था। ठीक है, तो कितना हो जाता था? 10,000। और इस तरह से आप देते थे टोटल 7 लाख पे 25,000 का टैक्स। ठीक है, मैं डिडक्शंस नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं केवल कैलकुलेशन बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। अभी वर्तमान में क्या है, अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आप क्या करेंगे, 3 लाख तक तो आपकी नील हो गई, और उसके ऊपर का जो 4 लाख है, उस 4 लाख पे आप 5% देंगे, मतलब आपको सिर्फ 20,000 टैक्स देना है। मतलब देखिए, हुआ ना 5,000 का फायदा, हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसी तरह सब में देखिए ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक, तो फायदा है, नो डाउट है। जैसे 5,000 का देखो, एक ही स्टेप पे आपको 5,000 का फायदा दिख गया, तो आगे अब यहाँ पे तो और ज्यादा था। यहाँ पे 1 लाख का चेंज का मतलब समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे आपका कम दिख रहा था, यहाँ पे 1 लाख का चेंज का मतलब सिर्फ डायरेक्ट 10%। यहाँ पे 1 लाख का चेंज का मतलब डायरेक्ट 15,000 रुपया। यहाँ पर 1 लाख की चेंज का मतलब डायरेक्ट जो है कितना, 20,000 रुपया। आप समझिएगा बात को। ठीक है, फिलहाल यहाँ कोई चेंज नहीं किया गया, यहीं तक चेंजेस है। ठीक है, अब 6 से 9 लाख तक पहले 10% था, अब वही क्या कर दिया गया है, 7 से 10 लाख तक का 10% कर दिया गया है। पहले 9 से 12 लाख तक था आपका जो है 15%, अब 10 से 12 लाख के बीच में। अब देखो, पहले 9 से 12 के बीच में मतलब आपको 3 लाख पे 15% देना पड़ता था। अभी क्या है, आपको 10 से 12 लाख पे मतलब सिर्फ 2 लाख पे आपको 15% देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि ये चेंजेज हैं, ये ओल्ड में और ये पूरा नए में। और बाकी बाकी सारी चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 15 लाख के ऊपर है तो आपको 30% देना है, और फिर इसके ऊपर है तो आपको 30% देना है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब फिर अगर किसी की इनकम 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, तो कुछ उसको कुछ और भी देना पड़ता है या सिर्फ 30% टैक्स ही देना पड़ता है? इस पे भी हम देखेंगे, इस पे सरचार्ज लगता है, और उस सरचार्ज से यूपीएससी में आपके क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 1 करोड़ के ऊपर अगर किसी की इनकम है तो उसको कितना सरचार्ज देना होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इस पे। सबसे पहले देखो, इस एक कैलकुलेशन को समझने की आप कोशिश करिएगा। देखिए, इसमें एक ये ओल्ड रिजाइम की बात की गई है जो पुराना वाला है, और ये आपके नए वाले जो 2024-25 की बात की गई है। ठीक है, अब इसमें आप एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, देखो, मान लेते हैं कि किसी की इनकम 15 लाख रुपए है, दोनों टैक्स में सेम मान लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा इस कैलकुलेशन को। अब स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो पहले थे 50,000, तो 50,000 डिडक्शंस हुए तो उसके पास बचा 14,50,000, टैक्सेबल इनकम इतनी बची। और फिर अब की बार वो 50,000 को बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 75,000 कर दिया गया है, तो अब इनके पास बचा 14,25 जिसपे टैक्स देना है। 25,000 का तो यही बेनिफिट इनको हो जाएगा जिसपे टैक्स नहीं देना है। ठीक, नए रिजाइम में। और इसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन पहले मिलता था, ठीक है, और साथ में 80C के तहत छूट भी मिलती थी, एनपीएस के तहत छूट भी मिलती थी, और 80D के अंतर्गत डिडक्शंस भी मिलते थे। ठीक, और साथ में ये सब भी डिडक्शंस मिलते थे। ठीक है, मिलते थे, ये ओल्ड रिजाइम में मिलते थे, नए में ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो कैसे अंतर आता है, नए में नहीं मिलते हैं, इसके बाद भी देखना कैसे अंतर आता है। ठीक है, अब जब नेट टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी हो जाती है, नेट टैक्सेबल इनकम आपकी यहाँ हो जाती है 975, क्योंकि इतने सारे आपने डिडक्शन किए, देखा। और यहाँ पर कितनी हो जाती है आपकी 14,25। ठीक, अब पुराने में क्या होता था, आपकी जो नॉर्मल इनकम आई वो 9,75,000 आई, इस पे आप टैक्स देंगे। ठीक है, तो 9,75,000, और यहाँ पे आप 14,25,000 पे टैक्स दे रहे हैं। ठीक, 14,25,000 पे टैक्स दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो टोटल टैक्स मिल बन रहा है वो 1,11,800 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है आपका 1,30,000। तो आप सोच रहे होंगे फायदा क्या है? ठीक है, आप सोच रहे होंगे फायदा क्या है। देखो, फायदा क्या है, जब आपकी इनकम 12 लाख से नीचे है तब आपको फायदा है, जब आपकी इनकम 12 लाख के ऊपर है तो आपको नुकसान है। क्योंकि मैंने आपको क्या चेंजेस बताए हैं कि जो चेंजेस हैं वो सिर्फ 12 लाख के बीच। देखो यहाँ से ध्यान से देखो इसको दोबारा से। देखो, 3 से 7 लाख के बीच, यहाँ पे 3 से 6 था, यहाँ 1 लाख का आपका फायदा हो रहा है, यहाँ पर भी फायदा हो रहा है, यहाँ पे भी फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे आप 12 लाख के ऊपर की इनकम क्रॉस करते हैं आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। 12 से 15 पहले भी 20% था, अब भी 20% है, पहले भी 30% था, अब भी 30% है, कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो बल्कि इधर डिडक्शन नहीं मिलते हैं आपको। तो अब आप ध्यान देना जो चीजें हैं कि अब इसमें क्या हुआ, जैसे इनकम टैक्स 14,25,000 है, अब 14,25,000 पे अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखो कि 3 लाख तक तो हमारा हो गया जीरो, हो गया।
3 लाख तक हमारा जीरो हो गया। इसके बाद में 3 से 7 लाख मतलब 4% तक, 4 लाख का हमको देना है 5%। तो 4 लाख का आगे 3 से 7 के बीच में जब हम देखेंगे तो हम बचा 4 लाख। 4 लाख का 5% कितना हो गया हमारा, हो गया 20,000 टैक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद में 7 से कितना 9 लाख के बीच में हमें कितना देना है, 10% देना है। 7 से 9 लाख के बीच ही है ना, 7 से 9 लाख के बीच, जैसे 7 से 10 लाख के बीच में 10% देना है। तो अब 7 से 10 लाख के बीच में जो हमें 10% देना है वो 3 लाख हुआ। तो उस 7 से 10 पर हमारा हो जाएगा टैक्स 30 के, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, 10 से 12 के बीच में 15% देना है, मतलब 2 लाख पे हमें कितना देना है, 15%। देखो 10 से 12 के बीच में हमें देना है 15%। तो 10 से 12 के बीच में 2 लाख आता है, 2 लाख पे जब हम 15% देंगे तो कितना बचेगा, ये भी 30 हो गया। अब इसके बाद में हमारी इनकम चूंकि 14-25 है तो बाकी हमारे पास बचे 2,25,000। तो आप ध्यान देना, अब 12 से लेके 14.25 तक हमको देना है, कितना देना है बताइए, हमको देना है 20%। ठीक है, हमको कितना देना है 20%। ये देखो हमें 20% देना है। तो अब ये 2,25,000 पे हम निकालेंगे 20%। ठीक है, और 20% अगर 2,25,000 पे निकालेंगे तो लगभग मान के चलिए कितना आ जाएगा, 40 प्लस आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। तो उस हिसाब से आप जोड़ोगे तो ये टोटल आपका जो है देखो 60 हो गया, 80 हो गया। ठीक है, और उधर 45 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 45 के तो कितना आ गया, 1,25,000। तो 1,25,000 आपका टोटल इनकम टैक्स बन रहा है। इस तरह से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कैलकुलेट करना भी जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अब देखो इसके बाद में क्या होता है कि मान लेते हैं कि अब 15 के ऊपर जिसकी भी इनकम है सबको 30% टैक्स देना है, लेकिन कहाँ तक, देखो यहाँ पे कुछ सरचार्ज का स्लैब है। जब आपकी 50 लाख तक की इनकम है तो 50 लाख तक की इनकम पे आपको कोई सरचार्ज नहीं देना है, चाहे वो ओल्ड डिजाइन हो चाहे न्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सरचार्ज आपको नहीं देना है। लेकिन जब आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के ऊपर जाती है, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, ठीक है, तो आपको 10% सरचार्ज देना है। 10% सरचार्ज किस पे, जो आपका इनकम टैक्स बन रहा होगा उस इनकम टैक्स पे 10, ये मत समझिएगा कि टोटल इनकम पे नहीं, ऑन इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स पे आपको 10% का सरचार्ज लगेगा। और जब आपकी इनकम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच जाएगी, मतलब 2 करोड़ तक, तब आपको 15% उस पर सरचार्ज लगता है। आपके जितना इनकम टैक्स बनता है उस पर सरचार्ज लगता है। ठीक है, और जब आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच जाती है तो उस पर आपको 25% सरचार्ज लगता है। ठीक है, अब थोड़ा फायदा इसमें और भी बढ़ा है कि आप इसके ऊपर कितनी भी इनकम हो जाए आपको 25% ही सरचार्ज लगना है। पुराने में क्या होता था, 5 करोड़ जो एक्सीड करने पर 37% सरचार्ज लग जाता था। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 25% ही सरचार्ज है। तो ये नया वाला आप याद रखिएगा। मान लेते हैं फिर से पहले की तरह कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो कम से कम आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इनकम टैक्स से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी कि इसका पुराना और नया स्लैब क्या है और उसमें कैसे किस तरह से काम करता है। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे बात करते हैं। देखिए बात करते हैं हम एनपीएस स्कीम की। देखो इस बार अभी शुरू नहीं हुई है स्कीम, बजट में इस स्कीम को अनाउंस किया गया है वात्सल्य नाम से। तो वात्सल्य स्कीम क्या है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। देखो ये एक पेंशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, ये वात्सल्य स्कीम है, 2024-25 के बजट में अनाउंस किया गया, शुरू किया जाएगा, अभी इसको शुरू नहीं किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, जैसे मान लेते हैं आपका बच्चा है तो उस बच्चे के नाम गार्जियन क्या कर सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो एक एनपीएस अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, उस एनपीएस अकाउंट में वो क्या करेंगे, पैसा जमा करते रहेंगे, फंड जमा करते रहेंगे। ठीक है, ये एनपीएस अकाउंट मतलब एक हिसाब समझ लिए पेंशन अकाउंट है बच्चे के लिए। ठीक है, जब बच्चा आपका बड़ा होगा और वो 18th का हो जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको रेगुलर पेंशन अकाउंट में बदल दिया जाएगा। ठीक है, वो चाहे तो इसको नॉन पेंशन अकाउंट में भी बदल सकता है, बट रेगुलर पेंशन अकाउंट में इसको बदल दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं अगर वो कहीं जॉब करने लगता है तो जॉब का जो पेंशन अकाउंट होगा उस पेंशन अकाउंट से इसको लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे में देखो ये बेसिकली जो एनपीएस स्कीम होती है बहुत बेनिफिट होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप 18 से लेके 60 साल के बीच में कोई भी पर्सन इसमें भाग ले सकता है, और इसके बाद जब वो 60 साल का हो जाता है
तो 60 साल का पूरा होने पर उसको एक मुश्त, जैसे इसका एक भाग तो तुरंत दे दिया जाता है और बाकी की पेंशन मान दी जाती है उसको मंथली पेंशन। तो बेसिकली एक सिक्योरिटी स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है कि भाई बुढ़ापे में आपको किसी का सहारे ना रहना पड़े, कम से कम एक सहारा, पेंशन आपका सहारा बना रहे, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे में और साथ में क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो एनपीएस है, ठीक है, एनपीएस के लिए जो नियोक्ताओं की ओर से खर्च की कटौती की जाती है, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, तो जॉब करते हैं तो अभी तक क्या था कि 10% आपकी कटौती की जाती थी और उसको आपका एनपीएस अकाउंट में डाला जाता था। उसी ये वाला एनपीएस अकाउंट उसी से लिंक कर दिया जाएगा। और नियोक्ताओं से क्या किया गया है, एम्प्लॉयर से क्या कहा गया है कि अब आप 10% मत काटिए, अब आप 15% काटिए सैलरी से, क्योंकि उनका भविष्य और खासकर बुढ़ापे का सहारा होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से अब आप उनकी सैलरी से 15% काट के एनपीएस अकाउंट में डालिए। ठीक है, मिलेगा तो उन्हीं का, उनकी एक सेविंग हो रही है, बुढ़ापे में काम आएगी। ठीक है, तो इस वजह से इसको भी बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया है कि अब 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया, सॉरी 15 मैंने यहाँ लिख दिया, इसको 14 करिए। ठीक है, 14%। ठीक है, 14% काटने के लिए बोला गया है। ठीक, तो इसी के लिए, इसी के साथ कुछ और जो है पेंशन स्कीम के लिए और कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड के लिए भी गवर्नमेंट ने सुधार किए हैं। कैसे सुधार किए हैं आइए हम बताते हैं। देखो, एनपीएस के बारे में पहले समझ लो। एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत अभी हुई नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, बेसिकली नाबालिगों के खातिर ये स्कीम है। इसमें माता पिता और अभिभावक बच्चे के नाम पर एक एनपीएस अकाउंट को खोल देंगे और जब बच्चे 18 साल के पूरे हो जाएंगे तो उनका खाता एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल दिया जाएगा, जिससे कि भविष्य में आपके बच्चों को एक मुश्त राशि और पेंशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, एनपीएस पहली चीज एक टैक्स सेविंग स्कीम होती है, इस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और योजना के मुताबिक 18 से 60 साल का कोई भी बच्चा, कोई भी मतलब व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। लेकिन चूंकि बच्चों के लिए लाई गई है, यही एनपीएस स्कीम पहले से चल रही है, बट बच्चों के लिए जो लाई गई है उसका नाम वात्सल्य रखा गया है। ठीक है, तो बाकी 60 साल की जब आपकी उम्र पूरी हो जाती है तो जो निवेशक होता है उसको धनराशि की एक हिस्सा मिल जाता है, बाकी दूसरा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है। ठीक है, और साथ ही अभी कटौती भी एनपीएस में 14% करने के लिए जो है रिकमेंड किया गया है। और यही नहीं, इसमें देखो सरकार ने इस बार एम्प्लॉई और एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ और बजट में स्कीम्स लेकर आई है, कुछ इंसेंटिव लेकर सरकार आई है। इस इंसेंटिव को मैंने बजट पढ़ाते समय पढ़ाया है आपको। इसमें क्या है, एक स्कीम ये है, इस स्कीम ए के तहत क्या कहा गया है कि जैसे आप कोई पहली जॉब करते हैं, तो जब जॉब करने के लिए कहीं पे जाते हैं तो भाई पहले मंथ आपको सैलरी तो मिली नहीं होती है, तो आप खर्चा कैसे चलाएंगे। तो आपको प्रमोट करने के लिए, आपका मोरल डाउन ना हो और अच्छे से आप काम कर सके, इसलिए सरकार ने कहा है कि वो 15,000 रुपया 3 किस्तों में आपको उस महीने देगी। 3 किस्तों में उस महीने आपको 15,000 रुपया देगी, जिससे आप अपने खर्चे चला सकें जब तक आपकी पहली सैलरी ना आए। और फिर इसके बाद एक स्कीम बी है। स्कीम बी में क्या कहा गया है, जो ईपीएफओ है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को जो है बेसिकली प्रमोट किया गया है, मोटिवेट किया गया है, इस वजह से कि वो कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है, स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए कैसे, देखो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, मतलब जो कंपनियां ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन करती हैं उनका 3,000 रुपए पर मंथ तक के हिसाब से 2 साल का उनको वापस कर देगी। ऐसे में क्या होगा, कंपनियों का मोरल बूस्ट होगा और वो ज्यादा से ज्यादा जॉब निकालेंगी, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालेंगी कि हमको कम से कम 2 साल का जो हमारा ईपीएफओ में हम कटौती करेंगे, जो सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो हमको हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो बेनिफिट होगा इससे। तो ये गवर्नमेंट की बढ़िया स्कीम रही है, गवर्नमेंट ने जो है निकाली है। ये बेसिकली गवर्नमेंट की क्या है, ये बेसिकली इसलिए है कि यहाँ जो है स्किल को बूस्ट करना चाहती है, जॉब को, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहती है, इसीलिए ये 3 स्कीम से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए। आइए थोड़ी सी बात करेंगे हम एंजल टैक्स पे, बाकी ये सब ये कल पढ़ेंगे हम लोग, बाकी एंजल टैक्स पे थोड़ी सी बात करेंगे हम। देखिए इस बार क्या किया गया है, एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की गई है। अब सवाल ये उठता है आखिरकार ये एंजल टैक्स है क्या, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि जो एंजल टैक्स है, देखिए, एक मिनट, देखो जो एंजल टैक्स है इसको समाप्त करने की घोषणा तो की गई है। एंजल टैक्स को एक्चुअल इंट्रोड्यूस कब किया गया था, एंजल टैक्स को 2012 में, उस समय वित्त मंत्री थे, कौन था कोई बताएगा कमेंट में, उस समय वित्त मंत्री थे श्री प्रणब मुखर्जी। ठीक है, श्री प्रणब मुखर्जी, ये इस योजना को लेकर आए थे, इन्होंने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एंजल टैक्स को। और ये एंजल टैक्स क्या होता था, देखो बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते थे, तो स्टार्टअप्स जब अपनी जैसे वैल्यू, जैसे मान लेते हैं उनके शेयर की एक फेयर वैल्यू मार्केट में क्या है,
उससे ज्यादा शेयर मूल्य पर बेचकर इसके बाद में क्या करते हैं, शेयर जारी करके और अपने पास फंड इकट्ठा करते हैं। तो देखो स्टार्टअप्स के लिए जो फंडिंग करते हैं, जो निवेशक होते हैं उनको क्या कहते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं ना। जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स के लिए फंड का मुख्य स्रोत क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर। जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं उनको हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और इसी कारण से वो एंजल इन्वेस्टर्स पे जो हाई वैल्यू पे जो है शेयर अगर खरीदे जाते हैं तो उसका क्या किया जाता है, उस पर एंजल टैक्स लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये माना गया, भाई देखो आप समझो, ये माना गया कि इसमें देखा गया ये चीज कि जैसे मान लेते हैं कोई फेयर मार्केट वैल्यू है, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू से हाई रेट पे जो है स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, अपने शेयर को बेच रहे हैं। तो हाई वैल्यू पे क्यों खरीदेंगे लोग? जाहिर सी बात है, उसमें ये दिखा गया कि भाई इसमें ब्लैक मनी से पैसा शेयर खरीदे जा रहे हैं, ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस पे लगा दिया गया कि यहाँ जो है जिससे, या फिर ब्लैक मनी से शेयर खरीदेंगे नहीं लोग। और अगर ब्लैक मनी का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास में लगभग में 30.9% के आसपास में, अभी दिखाते हैं, अभी बताते हैं कितना टैक्स है। देखो ये 30.9% एंजल टैक्स, तो कम से कम 30.9% का गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एंजल टैक्स पे ये 30.9% बहुत अच्छा अमाउंट होता है टैक्स का। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को फायदा हो जा रहा है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस पे एंजल टैक्स लगा दिया था। लेकिन इससे क्या हुआ, स्टार्टअप्स के सामने समस्या ये आई कि जो इनके एंजल इन्वेस्टर्स थे, जो ज्यादा इनके यहाँ इन्वेस्ट करते थे, तो इनके पास फंड की कमी आने लगी स्टार्टअप्स के पास में। अब वो इस 30.9% टैक्स के चक्कर में जो है क्या किए, मना कर दिए इन्वेस्ट करने से। तो ऐसे में कम इन्वेस्टमेंट आने लगा। तो इसी वजह से स्टार्टअप्स को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और इन्होंने कहा क्या, देखो एंजल कर की समाप्ति, एंजल कर का मतलब है कि वह आयकर जो सरकार गैर सूचीबद्ध, ध्यान देना, स्टार्टअप से नॉन लिस्टेड कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाई जाती थी, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक हो। ठीक है, मतलब शेयर्स, इधर देखो शेयर्स, ठीक है, शेयर्स आर इशूड टू एन इन्वेस्टर एट अ प्राइस हायर देन द फेयर मार्केट वैल्यू। तो इस पे लगाया जाता था, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का एक तरीका था। तो अब इनका क्या कहना है कि जो है, इनका कहना है कि देखो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है कि जो भारतीय स्टार्टअप हैं उनकी पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हो। तो सबसे पहले तो अपने को मजबूत कर सकें, ये सब चीजें बाद में देखी जाएंगी। तो अभी ये जरूरी नहीं है कि हाँ अगर हम इस पे टैक्स लगा के रखेंगे, उनके पास फंड की कमी रहेगी तो हमारी स्टार्टअप्स बहुत अच्छे से मजबूत नहीं हो पाएंगे। और मजबूती से, क्योंकि देखो भारत में बहुत अच्छी स्टार्टअप्स ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो स्टार्टअप्स ने बहुत सारे रोजगार सृजन भी किया है, तो इस वजह से स्टार्टअप्स को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी वजह से सरकार ने कदम उठाया है। तो उम्मीद करता हूँ एंजल टैक्स भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, एंजल टैक्स के अलावा आप जो है टैक्स का न्यू रिजाइम भी समझ गए होंगे, एनपीएस वात्सल्य भी समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी की जो चीजें बची हैं उनको हम लोग कल की क्लास में बात कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है अभी किसी भी चीज से, आपको लगता है कोई चीज ऐसी है जो पढ़ाई गई आपको नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपका जवाब जरूर दे दूंगा आपको, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। आपको कभी भी, देखिए आप लोगों को कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछा करिए, तो वो मैं नोट कर लेता हूँ। अगर कमेंट में जवाब नहीं दूंगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसका जवाब दे दूंगा, आप आएंगे देखेंगे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो आप कमेंट में जरूर बता दिया करिए कोई भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, चलिए थैंक यू। सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। अभी वहीं पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी।